मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का अगर योगदान देखा जाए तो शोषित वंचितों के राजनीतिक स्तर को उठाने के लिए इससे बड़ा माइलस्टोन और कोई हो नहीं सकता है। बाबा साहब की आइडियोलॉजी जिस प्रकार से हमारे देश में है, एक विचारधारा है, क्रांति का रूप ले चुकी है, उसके बाद में अगर उसको कोई बढ़ाने वाला आगे है तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी थे। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का शोषित वंचितों और जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो थे उनकी आवाज़ को प्रखर रूप से उठाना और उनको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए उनको क्रेडिट जाता है। एक सारी जन जागृति के लिए, राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए और राजनीति में एक माइलस्टोन स्थापित करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम इसके पुरजोर पक्षधर हैं और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने ही रैली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जानी जाती है, तो बड़े लंबे समय के बाद में जब ये आयोजन हो रहा है तो लाखों की संख्या में जो समर्थक पहुँचेंगे, मीडिया कर्मी भी पहुँचेंगे और सोशल मीडिया के लोग बहुत पहुँचेंगे। मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया जो भी कुछ गोदी मीडिया से एफिलेटेड हैं वो शायद इन सारी बातों को न निकालें। वो इतनी बड़ी विशाल रैली को अभी एनालिसिस करने में अभी संकोच बरत रहे हैं, लेकिन जो जन सैलाब वहाँ पहुँचेगा, इसको मुझे सोशल मीडिया पर पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया इस बात को अक्षरश निकालेगा, कोने कोने की सूचना निकालेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज और सर्व समाज को ये जानकारी मिलेगी कि बहन जी के नेतृत्व में आज भी लोग आस्थावान हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश में जन्मे महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब की, जिन्होंने भारत देश के गरीब, शोषित, वंचित अक़लियतों को राजनीति के मार्ग पर चलकर सत्ता हासिल करवाई, सत्ता में भागीदारी दिलवाई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनवाया। मान्यवर काशीराम साहब के इसी योगदान को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत देश की सरकार हमारे देश के महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो हमारा चैनल चाहता है कि आने वाले समय में जो भारत देश का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न मान्यवर काशीराम साहब को भी प्रदान किया जाए। और इसी विषय को लेकर हम जानना चाहेंगे भारत देश के समाजसेवियों से भी कि उनका इस विषय को लेकर क्या विचार है। आइए जानते हैं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का अगर योगदान देखा जाए तो शोषित वंचितों के राजनीतिक स्तर को उठाने के लिए इससे बड़ा माइलस्टोन और कोई हो नहीं सकता है। बाबा साहब की आइडियोलॉजी जिस प्रकार से हमारे देश में है, एक विचारधारा है, क्रांति का रूप ले चुकी है, उसके बाद में अगर उसको कोई बढ़ाने वाला आगे है तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी थे। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का शोषित वंचितों और जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो थे उनकी आवाज़ को प्रखर रूप से उठाना और उनको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए उनको क्रेडिट जाता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने राजनीति के पुरोधा हुए, लेकिन अगर वैज्ञानिक सोच हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक सोच अगर थी तो मान्यवर काशीराम साहब में थी। आप अपने आप को पहचानिए तो देश के हुक्मरान बनने में बहुजन समाज पार्टी के तहत आकर आप काम कीजिए। जो प्लेटफॉर्म ने आपको जगह दी, स्थान दिया, सम्मान दिया, आप उसके ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए आप प्रयास कीजिए, भाईचारा बनाइए। बीएसपी के तहत मान्यवर काशीराम साहब की पहली सोच थी कि हम भाईचारा कायम करें समाज में। अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये एक प्लेटफॉर्म पर हों। और इनकी डिमांड क्या है अगर हम देखें तो मान्यवर काशीराम साहब ने एक बार ये बात कही थी कि देश में अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो कर्मचारी रेलवे में हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो बेसिक एजुकेशन है उसमें है, हायर एजुकेशन में नहीं है, अब आने लगे हैं। तो ये सब मान्यवर काशीराम साहब की देन है।
मेडिकल के क्षेत्र में पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं होते थे, तो अब आने लगे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर यही सोच को और हम मजबूत करें तो हम ब्यूरोक्रेट्स में भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी भागीदारी के अनुसार उसमें पार्टिसिपेट करें और सरकार हमें मौका दे, जो हमें नहीं मिल पा रहा। कालांतर में बैकवर्ड की अगर हम बात करें, जिसकी लड़ाई है, शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 18%, जबकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत तय है, नियत है, लेकिन आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ। रोस्टर प्रणाली लागू करके अगर देखा जाए तो हमारे लोगों को मौका मिलेगा। अगर हम इसी तरह से समीक्षा करें तो केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय और मैं दूसरा एक एजुकेशन सेक्टर में जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, अगर इनमें हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने आरटीआई के तहत एक मांग करी थी, आधी अधूरी जानकारी निकली कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो अनुदानित हैं केंद्र सरकार से, उनमें तो रिजर्वेशन है ही नहीं। और देश के हुक्मरान इस बात को लिए अलग जगा रहे हैं कि हमने आरक्षण पूरा कर दिया और अब इसको आरक्षण को ख़त्म किया जाए। तो आरक्षण कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आरक्षण एक सामाजिक स्तर की बराबरी को पूर्ण करने का एक तरीका है। तो लोग आरक्षण को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते, चाहे वो सरकार के प्रमुख लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठनों के प्रमुख हों। उनको लगता है कि जो 6743 जातियों में बटा वर्ग है, ये बटा रहे, कभी एक प्लेटफॉर्म पर ना आए। तो इन सारे योगदानों को लिए, एक सारी जन जागृति के लिए, राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए और राजनीति में एक माइलस्टोन स्थापित करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम इसके पुरजोर पक्षधर हैं और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और आगे भी यदि सरकार हमारी बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी या केंद्र में कभी भागीदारी बनती है, तो निसंदेह हमारा समाज और कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज जो बुद्धिजीवी है, जो हमारी विचारधारा को अर्थात अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो अवश्य इस बात को उठाएंगे कि मान्यवर साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। मान्यवर साहब की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नारा था मान्यवर काशीराम साहब ने दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उसी समय एक नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो वाला नारा दिया। तो मान्यवर साहब अपने आप में एक साहब हैं, उनकी बराबरी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता, अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो उन्हीं की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब की विचारधारा पर, इन अपने शोषितों, वंचितों, दलितों और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर और भारतीय संविधान की उद्देशिका पर, प्रस्तावना पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एक ऐसे वैज्ञानिक राजनीति के लिए कि जो आज विपक्ष के लोग भी उन्हें मानते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मान्यवर काशीराम साहब ने देश में जब सरकार थी माननीय वीपी सिंह जी की, तो यूँ तो कांग्रेस के समय में ही मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई थी। मैं समझता हूँ ये शायद 1979 के दशक की बात होगी, लेकिन वो कालांतर में हमारे देश की कुछ व्यवस्थाएं, परंपराएं और राजनीतिक घटनाचक्र, जातिगत दुर्भावनाओं से लेकर अधिकार को लेकर गैर समानता, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। इन सब चीज़ों के तहत वो मंडल कमीशन लागू ही नहीं हो पाया। जब मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक अलख जगाने का प्रयास किया और वो चल पड़े अपने कारवां को लेकर, तो मुझे अच्छे से याद है कि गठबंधन की सरकार के दौरान उन्होंने माननीय वीपी सिंह जी को एक शब्द कहा था कि यदि आप हमारी सरकार, हमारे लोगों का, हमारी पार्टी का समर्थन चाहते हैं। उस समय 2 ही शर्तें थी मान्यवर साहब की, ये सारा देश जानता है। मान्यवर साहब का सबसे पहले मानना था कि बाबा साहब को भारत रत्न मिले, क्योंकि उस समय की जो सरकारें थीं वो बाबा साहब को, जब पहले बाबा साहब को सम्मान नहीं दे सके तो भारत रत्न का तो प्रश्न नहीं उठता। तो साहब की ये सोच का ही परिणाम था कि साहब ने उस समय की केंद्र सरकार को बचाने के बदले बात कही थी कि बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और मंडल कमीशन लागू होना चाहिए।
तो उस समय तत्कालीन सरकार में जो भागीदार बनने जा रहे थे वो देवीलाल चौटाला जी थे। तो उस समय उनसे भी समर्थन की बात हो रही थी। तो ये बातें कभी कभी बियॉन्ड द फैक्ट होती हैं, पर्दे के पीछे की बातें होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सार्वजनिक भी हुई। तो ऐसा में कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो मान्यवर साहब का एक और उसमें दृष्टांत था कि ताऊ तू जितना तौलेगा लाल किले से बोलेगा। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन जब ताऊ को उनकी ताकत का एहसास दिलाया तो ताऊ का सीना भी चौड़ा हुआ और मान्यवर साहब को वो फिर दिल से मानने लगे कि वास्तव में अगर कोई राजनीतिक सोच है, वैज्ञानिक सोच है, तो काशीराम जी के पास है। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो उस समय अक्षरश मंडल कमीशन लागू हुआ। तो बैकवर्ड को जो 27% आरक्षण मिल रहा है वो किसी मंडल वगैरह जो नाम है उन्होंने बनाया, प्रोफार्मा उसका खाका तैयार किया, लेकिन अगर क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय काशीराम साहब को जाता है। तो भारत रत्न उस समय माननीय बीपी सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया और मंडल कमीशन 27% के तहत 27% आरक्षण का अनाउंसमेंट किया। आज ये देखिए कि देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि EWS देश में एक वर्ग विशेष जिसकी आबादी मान्यवर साहब की हम बात करें तो उनके अनुसार केवल 15% है। आज देश की आबादी बढ़ रही है तो उनकी संख्या इतनी तो नहीं बढ़ी होगी, लेकिन इतनी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की बढ़ रही है देश में। तो उनको 15% आबादी वाले लोगों को 50% 50.5 पहले से ही मिल रहा था। और उन्होंने संसद में तत्काल एक दिन ही प्रस्ताव लेके आए और एक दिन में ही वो 10% आरक्षण EWS का लागू कर दिया। ये होती है व्यवस्था परिवर्तन, और उस परिवर्तन की व्यवस्था के पीछे जो लोगों की सोच कैसे काम करती है। और देश की बहुतायत आबादी वाला एक हिस्सा जो आज भी अपने लिए 27% के लिए लड़ रहा है, अपने 15 से 18% के लिए लड़ रहा है, उनको न तो कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, न उनको सही मायने में अधिकार मिल रहा है। हाँ कुछ है, जैसे अगर अभी हम संसद की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर अगर हम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें, तो इनकी सोच में ही मुझे तरस आता है कि सारे लोग इसमें संख्या मैं समझता हूँ 237 के आसपास होगी, बैकवर्ड और सबको मिला के, जो भी है एक्यूरेट फिगर नहीं याद आ रहा। तो अगर ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर दें, गले में पड़ा हुआ पट्टा है इसको थोड़ा सा ढीला कर लें, आवाज़ बुलंद करें, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अपनी अपनी पार्टी का पट्टा जिस तरह से लगा के बैठे हैं, ये ताकत तो केवल बहुजन समाज पार्टी के शेरों में ही होती है कि वो बुलंद होकर आवाज़ उठाते हैं और अधिकारों की बात करते हैं, अपने ही समाज की नहीं सर्व समाज की बात करते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो सरकार चली 4 बार, उस 4 बार का रिज़ल्ट सारी दुनिया ने देखा। माननीय बहन जी ने जो भर्ती करी, चाहे वो 4th क्लास की हो, सफाई कर्मचारियों की हो, सिपाही की हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे वो जूनियर शिक्षक की हो, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक की हो, चाहे वो महामाया काशीराम मदद योजना के तहत विद्यालय की हो, तमाम गर्ल्स स्कूलों की स्थापना की, तमाम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की, अरबी उर्दू फारसी विद्यालयों की स्थापना की, विश्वविद्यालय बनाए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, लोग देखें जाके, ये एग्जाम्पल है। तो माननीय बहन जी की सरकार के दौरान ऐसे तमाम माइलस्टोन बनाए। विकलांग लोगों के लिए भी माननीय बहन जी ने तमाम सुविधाएं दी। तो बहन जी के शासनकाल में जो किए गए कार्य हैं उसकी पब्लिसिटी मीडिया ने नहीं की। मीडिया ने केवल एक काम किया, आप मेरी बात को अन्यथा न लें, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं उन ऐतिहासिक बातों का ही विवरण आपके सामने कर रहा हूं। एनालिसिस करना चाहिए समाज को और मीडिया को। एक मीडिया प्रमुख जो कभी किसी घोटाले में पकड़े गए, उन्होंने 2007 से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। 2007 में माननीय बहन जी की फुल फ्लैश सरकार बनी, उससे पहले 95 में माननीय बहन जी ने कुछ शिलान्यास किए, उनको ही अमली जामा पहनाया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहन जी ने ढेर सारा जनता का पैसा पत्थरों पे लगा दिया। मैं उस महानुभाव को भी ये कहना चाहता हूँ और देश के उन लोगों को भी जिन्होंने
उन महापुरुषों की तस्वीरों को और स्मारकों को पत्थर कहा। क्या किसी समाज विशेष के महापुरुषों का कोई इतिहास नहीं होता? तो पिछली सरकारों ने बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया। उनके जो लेखनी है उस साहित्य को दबाने का काम किया। माननीय बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ कार्य किया तो उन महापुरुषों की जीवनी, कार्य और उनके इतिहास को उकेरने का काम किया, और इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम ऐसे ही पत्थरों की और उनकी बात करें तो भारत सरकार में जो भी सरकारें रही हैं देश में, उन्होंने तमाम आच्छादित वनों को अतिक्रमण किया, उनको हम अतिक्रमण कहेंगे। तमाम ऐसी आलीशान जगहों के ऊपर तमाम समाधियाँ बनी हुई हैं, तमाम तरह की कुटियाँ बनी हुई हैं, उनके नाना प्रकार के नाम हैं। जब देश की बहुसंख्यक आबादी ने कभी विरोध नहीं किया तो हमारे महापुरुषों के इस इतिहास को उकेरने के लिए अगर काम किया सरकार ने, माननीय बहन जी ने, तो इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। आज वही स्मारक जो बहन जी के द्वारा बनाए गए हैं, उन स्मारकों से राजस्व की प्राप्ति होती है। और बहन जी ने ये कहा भी था कि ये स्मारक नहीं, देश की धरोहर हैं और एक दिन ये प्रदेश सरकार के लिए, सरकार उनकी रहे या न रहे, बहन जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये सरकार उनकी रहे न रहे, लेकिन आगामी सरकार जो भी होगी इन स्मारकों की देखरेख करेगी तो राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने सरकार को हैंड ओवर कर दिया, तो आज उससे बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति भी होती है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। अब बहन जी की जो 9 अक्टूबर को रैली अनाउंसमेंट मान्यवर साहब के परिनिर्वाण पर जो आयोजित हो रही है, इसको देखकर शायद कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है। इसमें कितना पैसा रिलीज़ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये तो अब पता लगेगा बाद में जब हम लोग कुछ जानकारी करेंगे। और वैसे हमें जानकारी की ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो प्रदेश सरकार कर रही है तो अच्छी बात है। ये बहन जी का और बहन जी के सिपाहियों का ही खौफ है कि वो लोग इतनी लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे कि हमारे महापुरुषों के इन स्मारकों की इतनी अनदेखी की जा रही है। हो सकता है इस चीज़ को लेकर उन्होंने डेवलपमेंट किया हो। सर, जो 9 अक्टूबर की जो एक महारैली लखनऊ में की जा रही है जी, उसको देखते हुए जैसे आप जनता से मिल रहे हैं जी, या आपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ताओं से, जी, या आपने माहौल जो देखा है शहर का, जी। तो उस माहौल को देखते हुए आप कैसा लग रहा है कि उन पब्लिक के अंदर के कोई निराशा है या कोई नया जोश आ रहा है? एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो माननीय बहन जी के द्वारा ये लगभग 9 साल के बाद ये कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए माननीय बहन जी ने अनाउंसमेंट किया, और वो अनाउंसमेंट एक ऐसे दिन किया जो सारा समाज, चाहे वो सारा समाज का तात्पर्य बहुजन समाज से है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, जिसके लिए साहब ने कार्य किया। तो बहुजन समाज के लिए एक नई ऊर्जा का कार्य हुआ। माननीय बहन जी का जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि उनके महापरिनिर्वाण पर रैली का एक आयोजन किया, उनको श्रद्धांजलि देने का आयोजन अनाउंस किया, तो लोगों में एक जोश है। लोग कहते हैं कि बहन जी निकल नहीं रही हैं, कह नहीं रही हैं। माननीय बहन जी की रैली मात्र अनाउंसमेंट करने से ही जो स्मारक लखनऊ के या दिल्ली के जो उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, और उनमें मरम्मत कार्य भी मैं समझता हूँ शुरू हो गया, और इस रैली से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। तो माननीय बहन जी का ये डर है, लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी जब बोलती हैं ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो बहन जी की बातों को आधा अधूरा निकाला जाता है, लेकिन जो लोग ट्विटर के माध्यम से पढ़ते हैं तो बहन जी की ताकत को समझते हैं। तो अभी सारी घटनाओं पर न जाते हुए कुछ 1-2 घटना अभी देश में हुई, जिस पर बहन जी ने प्रखर रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो केंद्र सरकार को भी उसको मानना पड़ा, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोग वास्तव में संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि संविधान के हिसाब से जो सरकार चलनी चाहिए, कहीं ना कहीं अराजकता है, कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रही है, वो उस पर अंकुश लगना चाहिए। रिसेंटली हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं प्रदेश में जगह जगह रेस्कल हमले हो रहे हैं, लोगों को जाति के आधार पर पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस पर सरकार अंकुश लगाने में विफल हो रही है। बुलडोज़र की कहानी चल रही है, लेकिन बुलडोज़र का नाम चल रहा है, उससे लोगों की मानसिक स्थिति जो है डिसबैलेंस हो रही है। कानून व्यवस्था
जो होनी चाहिए वो कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं लचीलापन है। कानून तो कानून है, सरकार चाहे तो इन सारे दंगाइयों को, व्यभिचारियों को, जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, इन सब पे अंकुश लगा सकती है। माननीय बहन जी की सरकार में आप स्वयं देख रहे थे, हमने भी देखा कि कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। धार्मिक स्थलों पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, कहीं किसी बहन बेटी को रात के दौरान कोई आँख नहीं मिला सकता था। अब तो दिन दहाड़े बहन बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है, असुरक्षित हैं। तो ये सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन अभी आपका ध्यान अच्छा दिलाया कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी उनके ऊपर एक किसी व्यक्ति विशेष ने, जो एडवोकेट है, उसने एक अराजकता का माहौल पैदा किया। ऐसे व्यक्तियों पर जो जब सर्वोच्च न्यायाधीश जब सुरक्षित नहीं, तो देश का इस वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो प्रखर रूप से ईमानदारी से आवाज़ उठाएगा शोषित वंचितों के अधिकार की, तो वो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में माहौल कैसा है जातिगत आधार पर। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति पर NSA लगाना चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए, तत्काल ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी शायद हमने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। ये गलत है। ऐसे गलत लोगों को हौसले बुलंद होंगे और आगे भी वो इस देश की व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे लोगों को तत्काल रोकना चाहिए कानून के माध्यम से। यही मेरा आपसे कहना था। तो मान्यवर साहब की जो रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली होगी। ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा को जीवित करने का एक प्रदर्शन है, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक होने जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट्स विचारधारा, मान्यवर साहब की विचारधारा, माननीय बहन जी की शासन सुशासन की प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग, सब समाज के लोग इस ऐतिहासिक पल के भागीदार बने। मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि वो उस रैली में अवश्य जाएं और इतिहास के पलों के भागीदार बने। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने ही रैली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जानी जाती है। तो बड़े लंबे समय के बाद में जब ये आयोजन हो रहा है, तो लाखों की संख्या में जो समर्थक पहुँचेंगे, मीडिया कर्मी भी पहुँचेंगे और सोशल मीडिया के लोग बहुत पहुँचेंगे। मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, जो भी कुछ गोदी मीडिया से एफिलेटेड हैं, वो शायद इन सारी बातों को न निकालें। वो इतनी बड़ी विशाल रैली को अभी एनालिसिस करने में अभी संकोच बरत रहे हैं, लेकिन जो जन सैलाब वहाँ पहुँचेगा, इसको मुझे सोशल मीडिया पर पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया इस बात को अक्षरश निकालेगा, कोने कोने की सूचना निकालेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज और सर्व समाज को ये जानकारी मिलेगी कि बहन जी के नेतृत्व में आज भी लोग आस्थावान हैं और मौका मिलेगा सरकार बनाने का। तो इन स्मारकों का जीर्ण जीर्णोद्धार पुनः होगा। लेकिन कहीं तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डर की वजह से कि सोशल मीडिया भी है वहाँ और अन्य मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो नेशनल मीडिया के लोग हों, निश्चित रूप से पहुँचेंगे। बात न निकालें वो एक अलग बात है, लेकिन इस डर की वजह से ही उन स्मारकों की आज मरम्मत भी हो रही है और उनकी सफाई व्यवस्था भी चल रही है। और किन एजेंसियों के माध्यम से हो रही है, ये अभी प्रश्न जानना बाकी है। तो वो भी जल्दी निकल के आ जाएगा। रैली के दौरान हम लोग चाहेंगे, वाम सेफ के लोग, इस चीज़ को RTI के माध्यम से भी हम पूछताछ करेंगे और ये भी पूछताछ करेंगे इससे रेवेन्यू की कितनी प्राप्ति हो रही है और उस रेवेन्यू के बदले इन स्मारकों का विकास या इनकी देखरेख कितनी हो रही है, ये अवश्य हम पूछने का प्रयास करेंगे। तो बस इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः अपील करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोग ऐतिहासिक पलों के भागीदार बने। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।